अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्तकबाल है हमारे शो में। मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन। आज हमारे बीच मोहम्मद आमिर साहब आए हैं। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और जो है काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की। तो हम आज इस फील्ड के बारे में जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है और कि किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। तो वेलकम आमिर साहब, हमारे शो में आने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रो दें हमारे ऑडियंस को, अपना बैकग्राउंड और एवरीथिंग अबाउट यू। जी। वालेकुम अस्सलाम ज़ाहिर भाई, जज़ाकल्लाह इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आने के लिए। तो मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं प्रोफ़ेशन से। मेरा बैकग्राउंड बीएससी ऑनर्स विद साइकोलॉजी था और उसके बाद एमएससी इन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, 2 स्पेशलाइज़ेशंस करा हूँ एमएससी में। उसके बाद रही था हूँ मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया में। जी, तो मेरा उसमें रिसर्च टॉपिक फ़्लो के बारे में है। फ़्लो नाम का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी, वो एडोलेसेंस के ऊपर मेरा एक स्टडी है। जी। तो बेसिकली जो है आप अभी फ़िलहाल मलेशिया में जो है पीएचडी साथ में चल रहा है आपका अपने करियर के साथ-साथ। तो ये जो फ़ील्ड है साइकोलॉजी, ये इस फ़ील्ड में आपको आने के लिए क्या चीज़ आपको इन्फ्लुएंस किया आपको ये फ़ील्ड चूज़ करने के लिए? जी जैसे कि मैं प्रीवियस कुछ वेबिनार्स वगैरह पे डिस्कस करा था। मेरी मम्मी बीएड और एमएड करे हुए हैं, एजुकेशन फील्ड से है। दो ये मैं जब हाई स्कूल में था उनके कुछ टेक्स्ट बुक्स थे, उसमें भी आप शायद जानते हो कि ये फील्ड में साइकोलॉजी के 2 या 3 सब्जेक्ट्स थे। चाइल्ड साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी कुछ ऐसे थे। तो मैं आपके टेक्स्ट बुक्स देखता था, समझ में तो कुछ नहीं आता था लेकिन कहीं न कहीं मेरे को इंटरेस्ट ट्रिगर हुआ। जी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह, तो वो दिमाग में रह गया था। हुँ, तो जैसा मैं पीयूसी फर्स्ट ईयर यानी 11th स्टैंडर्ड में आया, जी, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में फिर खटकना शुरू हुआ कि अरे ये भी मेरे पास ऑप्शन है। जी, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट तो इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में था और वो ऑब्वियस चॉइस था सबकी नज़र में, लेकिन मैं सोचा नहीं कुछ हट के करके देखी जाए जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड हूँ ये फ़ील्ड में। जी, तो सीएस अभी मेरे लिए एक हॉबी है और साइकोलॉजी एक प्रोफ़ेशन है। जी। तो मैं पहले मैं आपको एक अहम सवाल ये पूछूँगा कि हम आम तौर पर जो आम ऑडियंस है वो ज़्यादातर कन्फ्यूज़ होती है कि साइकियाट्री और साइकोलॉजी ये दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग। क्या आप डिफ़रेंस सब बता सकेंगे इस बारे में थोड़ा-सा? ये शायद सबसे रिलेवेंट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे लिए। तो बेसिकली ये 2 अलग फ़ील्ड्स हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजी फ़ील्ड से। ये तो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए या तो आप बीएससी, एमएससी कर सकते हैं या बीए, एमए भी कर सकते हैं। उसके बाद कई लोग पीएचडी, एमफिल भी करते हैं। जी, साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए एमबीबीएस के बाद एमडी इन साइकियाट्री करना होता। जी, तो डिफ़रेंस ये है कि साइकोलॉजिस्ट थेरेपी और काउंसलिंग देता और एक साइकियाट्रिस्ट दवाइयों के ज़रिए इलाज करना यानी कि फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट। जी, तो दोनों के अप्रोचेस अलग हैं, लेकिन दोनों सेम काइंड ऑफ पेशेंट्स को डील करते हैं। हुँ, डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी एंड केसेस और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिवाइड करते हैं। आइडिया ही ये होता है कि ये दोनों प्रोफेशनली टीम में वर्क करते हैं। जी। अच्छा, तो और एक दूसरा सवाल जो मेरा आपके साइकोलॉजी के ताल्लुक से है, कि जो साइकोलॉजी फ़ील्ड है, इसमें आपके केसेस किस तरह के आते हैं आपको? किस तरह के आपको प्रॉब्लम्स लोग सॉल्यूशन के लिए आते हैं और उसको किस तरीके से आप सॉर्ट करते हैं? बेसिकली केस स्टडी इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि क्या कैसे होते हैं इसके? जी। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रहा था इतनी स्ट्रिक्ट एथिकल और लीगल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम लोग क्या है आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील नहीं करते, लेकिन बिना आइडेंटिटी रिवील करे मैं कुछ एक जनरल पैटर्न बता सकता हूँ किस टाइप के केसेस मैं या मेरे कलीग्स थे क्या। सबसे कॉमन तो ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस आते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर भी है। उसके अलावा ओसीडी के आ सकते हैं, शायद कुछ लोग ऑडियंस से कमिलियर होंगे। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव जी, डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि जब इंसान उस इंसान के अंदर वसवसे आते हैं या चीज़ों को बार-बार चेक करना या सफाई को लेके वसवसे जो रहते हैं, काउंट करना, चीज़ें ऑर्गनाइज़ करना, ये जब एक प्रॉब्लमैटिक लेवल पे आता है इसको ओसीडी बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग केसेस बोला तो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, मैरिड कपल्स के रहते हैं, उनके इश्यूज़ वगैरह। अ, और और कई सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी आजकल ये है कि कम एज के बच्चे फ़ोन को एडिक्ट हो जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे कोविड के बाद के टाइम पीरियड में बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो जा रहा है, मेमोरी इश्यूज़ हो रहे हैं। हुँ, और मैं जब भी स्कूल्स वगैरह में करता था, वहाँ पे कॉमन कंप्लेन है कि कोविड के बाद से बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन्ड हो गए हैं, हुँ। या उनका पढ़ाई में परफॉर्मेंस कंप्लीटली गिर गया। ये स्कूल की तरफ से कंप्लेन है। तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग डील करते हैं। जी।
तो बेसिकली हर तरह के प्रॉब्लम्स जो जैसे कि ओसीडी है या दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स है वो आपके पास आते हैं, तो आप उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उसके अलावा जो है साइकोलॉजी के बारे में लोगों में जो तासुर भी पाया जाता है कि ये जो है ये ख़ासकर हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोगों में कि ये कोई ख़ास जो है इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये इसका कोई अहमियत नज़र नहीं आती लोगों में। तो ये वजह क्या है कि हमारे यहाँ पर साइकोलॉजी जैसे अहम फ़ील्ड को नज़रअंदाज किया जाता है, उसकी अहमियत को नज़रअंदाज किया जाता है और उसका इम्पोर्टेंस आम तौर पर लोगों में क्यों नहीं पाया जाता? जी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इसका आंसर मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हम दे सकते हैं। मेरे को जो एक तो पॉइंट समझ में आ रहा है बोल देता हूँ। जी, क्योंकि आप लोग जो रीजन में और जो कंट्री में रहते हैं ये डेवलपिंग कंट्री माना जाता है कि फुल्ली डेवलप नहीं है। जी, ये बेसिक फैक्टर है कि अभी हम लोग वो लेवल तक नहीं पहुँचे कि जहाँ पे हम दिमाग की केयर कर सकें बस। अभी हम पूरा फिजिकल केयर पे भी नहीं आ पाए। जी, ज़्यादातर लोग हेल्थ के मामले में बहुत पीछे हैं। जी, तो बेसिक ये है कि लोग सर्वाइवल में लगे हुए हैं, वो ज़्यादा कि खाना कमाना वगैरह भी जिंदगी है। तो ये प्रोग्रेस की भी बात है। जी, सेकंड चीज़ ये है हमारे कल्चर यहाँ पे बहुत बड़ा बैरियर है। हम आम तौर पे क्या बनते हैं कि मैं समझता हूँ कि जब हमारे दिमाग की और पैसों की बात आती है लोग एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे कि ये कभी गलत नहीं हो सकता। अगर हम क्वेश्चन भी उठा रहे तो एकदम डर जाते हैं कि क्योंकि लेबल लग जाता है ना, अरे भाई पागल है बोल के या दिमागी पेशेंट है। तो ये लेबल से लोग एक्सट्रीमली डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक फैक्टर है और कल्चरल बैरियर्स में ये है कि लोग बोलते हैं कि एक बार सुबह उठो नमाज पढ़ो सब ठीक हो जाता। हुँ। उसकी अहमियत अपनी जगह है लेकिन प्रॉपर ही बीमारी का प्रॉपर साइंटिफिक इलाज भी है। तो हम उससे नहीं मरना चाहिए। जी, अच्छा और एक सवाल मेरा आपको ये है कि आम तौर पर क्या ज़िंदगी में लोगों को हर किसी को कभी न कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है या कुछ ऐसा भी होता है कि बगैर इसकी ज़रूरत के मतलब कि मेरा ख़्याल है कि शायद ज़िंदगी में कभी न कभी लोगों को जो है साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट से राब्ता कर कर अपनी उलझनें, अपनी ज़हनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर करने में शायद झिझकना नहीं चाहिए। तो उस बारे में आपका क्या ओपिनियन? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि पूरी ज़िंदगी में हम लोगों को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत आइडियली रहती है। लेकिन ये अलग बात है कि लोगों को नीड को समझ रहे नहीं और एक्नॉलेज नहीं कर रहे। उन्हें समझ रहे कि नीड नहीं है। ये इम्प्योरिटी नीड है, जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, सर्दी बुखार से लेके बड़े-बड़े सर्जरीज़ तक। जी, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट के पास हम एक छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक जा सकते हैं और जाना चाहिए कि और इवन अगर लोगों को लगता है कि कोई बीमारी नहीं है, तो भी जैसे हम बेसिक चेकअप के लिए जाते हैं या छोटी चीज़ों के लिए जाते हैं, ये प्रिवेंटिव है। इमेजिन करिए कि हस्बैंड वाइफ है, पूरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ माइनर चीज़ें आना शुरू हुई, तो वो बढ़ने देने से पहले ही जा तो उसको जड़ से ख़त्म करना, हेल्दी पैटर्न्स फॉर्म करना, तो ये प्रिवेंटिव वे में क्यों बहुत काम करता है ये। क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल देके समझा सकेंगे? फॉर एग्जाम्पल अभी समझिए कपल रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? क्या इसका एक कुछ टाइम पीरियड होता है, जिस सेटिंग्स होते हैं जिसमें आप जो है ट्रीटमेंट देते हैं? क्या सिर्फ़ बातचीत से ट्रीटमेंट होता है या इसमें किस तरह का आप ट्रीटमेंट करते हैं इसमें? और मैं समझता हूँ कि इसमें 2 अलग क्वेश्चन्स हैं, इसके 2 अलग आंसर्स मैं देना चाहता हूँ। अगर मैरिड कपल्स की बात करें तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जब सेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है वो शादी से पहले, प्री मैरिटल काउंसलिंग जो रहता, जी, तो या तो डिपेंड वाला टाइम पीरियड और कल्चरल बैरियर्स के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आइडियल केस में देखें तो जब आप कंपैटिबिलिटी चेक करते थे, क्या मेरे लिए आगे ही पार्टनर है या नहीं है? अगर हम कुछ ऐसा करके उसमें साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें, तो बेहतरीन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने से बचते हैं। नहीं तो भी इमीडिएट शादी हो गई या शादी से जस्ट पहले भी अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। जी, कि कई सारे एजुकेशन कपल्स को नहीं दिया जाता। जी, तो वो एक प्राइवेट वे में आप उनको बता सकते हैं इमोशनल और बहुत सारे इश्यूज़ है। जी, और आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से हम लोग इलाज करते हैं, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आमतौर पे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। लोग समझते हैं कि अरे दवा नहीं दी तो क्या? एक बहुत बड़ा गैप रह गया ना कि किस तरीके से करते हैं, या सिर्फ़ बातचीत से करते हैं। जी, जी, तो सिर्फ़ बातचीत नहीं है, बातचीत भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसके अलावा हम पे बहुत सारे क्वेश्चनेयर्स और टेस्ट यूज़ करके स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं। और अगर एडवांस में देखें तो कुछ डिवाइसेस है, या तो ब्रेन को सिमुलेट करने के या वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स के थ्रू करते हैं, कुछ एडवांस जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं। जी, मेनली काउंसलिंग और थेरेपी बात के ज़रिए और बिहेवियरल प्रैक्टिस के ज़रिए होता है। यानी कि हम लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं और ये सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है। जी। यानी कि जो है ये जो आपका जो सेशन रहेगा फॉर एग्जांपल ये क्या एक 1 महीना 2 महीने चलता है या किस तरह से वो हफ्ते में 1 बार बुलाया जाता है?
आपका किस तरीके से किया है? डिफरेंट केसेस के बेसिस पे अलग-अलग। हाँ, ये डिफरेंट केसेस के बेस पे बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। कुछ लोग ऐसे बहुत माइनर इश्यू रहता है, कुछ बेसिक डाउट्स रहते हैं, 1 घंटे के एक सेशन में भी हो जाता। अब कुछ लोग रहते हैं जिनका बहुत सीवियर रहा तो उनको महीनों आना पड़ सकता है। और अक्सर जो मैंने देखा कि 1-1 वीक के गैप से आते हैं यूजुअली। वो 1 वीक गैप इसलिए कहते हैं ताकि उनको जो हम होमवर्क दिए उसको ना वर्क करके चेंजेस ला के दिखाना। जी। जैसे कि अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो हम उनको बोलते हैं कि स्लीप साइकिल ठीक करना है, सुबह सनलाइट का एक्सपोज़र देना है। तो वो 1 वीक में हम चेक कर लें कि वो करे या नहीं करे। फिर उन्हें नए डाउट्स लेके आते हैं और हम उसको आंसर करते हैं। जी, अच्छा सर। तो आपके पास जब पेशेंट आता है तो आम तौर पर जो है, पेशेंट बोलो या एक नॉर्मल आदमी जो भी है जो ज़हनी तौर पर परेशान है, वो क्लाइंट जो है, तो उसको एक तरह की झिझक होती है कि आपके सामने अपने अंदर की बातें किस तरह से अपने आप को बताए। तो उसका किस तरह से आप समझाते हैं कि वो अपनी पूरी अंदर की जो हिस्ट्री है अपनी या जो सोच है उसकी, वो बाहर निकले? उसके लिए कैसे आप काम करते हैं? तो मैं आम लोगों को यही मैसेज दूँगा जो अभी आने झिझक रहे हैं कि आप जैसे एक नॉर्मल डॉक्टर यानी फिजिशियन के पास जाते हैं, तो बॉडी का जो भी हिस्सा आपको पेन या आप बताते हैं, खुल के अपने सिम्पटम बताते हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं। अगर आपको सर्जरी भी करना है तो अपने आप को बॉडी एक्सपोज़ करते रहे, उसमें शर्म आम तौर पे महसूस नहीं करते। बस ये रहता है कि मेरे को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना है, हमारा फोकस उस पे रहता। तो ये सब चीज़ें हम बैरियर नहीं समझते। ये सेम माइंडसेट अगर साइकोलॉजिस्ट के पास आ गया अब कि भाई मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को सॉल्यूशन होना है। बाकी सब चीज़ें बैरियर नहीं बनते और ये स्लोली अवेयरनेस की बात है। जब हम देखते हैं कि हमारी फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में अगर जानना शुरू करें हम लोग, तो एक से एक हिम्मत आ जाती। जी। और हाँ, इतना ही है फिलहाल के लिए और कहीं की कहाँ डिस्कस कर सकता है। और अवेयरनेस के ताल्लुक से आपने अभी बात कही, तो अवेयरनेस ये साइकोलॉजी के बारे में और साइकोलॉजी इसकी इम्पोर्टेंस और इसके कोर्स के बारे में अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स जो इससे रिलेटेड स्किल्स रखते हैं, जो अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट की तरह देख पा रहे हैं विज़न करके, है, तो वो लोग हिम्मत करके ये फील्ड में आना। क्योंकि इसमें फ्यूचर में ज़्यादा कमाई है इंडिया में और राइट नाउ अब्रॉड में बहुत ज़्यादा कमाई है इस टच से। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, खिदमत का मौका बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरे को हुआ करियर से भी पहले और करियर से भी ज़्यादा कि मैं खुद एक अलग टाइप का इंसान बन सका। जो मैं साइकोलॉजी से पहले और साइकोलॉजी के बाद था, जेन्युइनली मैं इन 2 अलग इंसान की तरह देखता हूँ। यानी हम अपने आप को ही पहचाना शुरू करते हैं ये कोर्स पढ़ने के बाद। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम खुद लेते हैं, फिर दूसरे लोग जो लेते हैं वो तो और भी बड़ी भाई। तो इसमें जो है आपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही, तो इसके ताल्लुक से मेरा एक सवाल ये है कि इंडिया में अगर कॉलेजेस अगर इस ताल्लुक के साइकोलॉजी से ब्रांच के कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें दाखिले ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं? तो वो अगर आप बता सकते हैं तो मेहरबानी हो। जी, ज़रूर। तो अभी के लिए हम लोग गुलबर्गा लोकेशन पे हैं और रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रही है। जेआरएस यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, कड़गंची का वालन जी, को जाते हो। मैं खुद वहाँ पे पढ़ा 5 साल। अच्छा, बेहतरीन नेशनल लेवल का एजुकेशन है। वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है, ये शायद अनबिलीवेबल लगेगा आप लोगों को। लेकिन वहाँ पे इंटर मेरी क्लासमेट को एक अफ्रीकन कंट्री की थी, अच्छा एमएससी में, हाँ। तो वहाँ पे एक आध इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी दिखते हैं आपको कभी-कभी। तो नियरेस्ट वो बेहतरीन है। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट में गुलबर्गा में 1-2 जगह पे हैं और इंक्लूडिंग गुलबर्गा सिटी में भी है ही है। जी। और अच्छा एजुकेशन होना है इसके अलावा बोले तो बड़े सिटीज़ में कई कॉलेजेस नहीं अवेलेबल है। हुँ। तो बेसिकली आस-पास में अगर हमको देखना है तो गुलबर्गा वाले कड़गंची यूनिवर्सिटी जाकर अपना दाखिला ले सकते हैं। तो अगर जो है इसके अलावा तो और सारे हो सकते हैं बड़े शहरों में जैसे हैदराबाद है या पुणे है, तो वहाँ पे भी कई सारे कॉलेजेस मिलेंगे हमको। तो ये कोर्स करने के बाद जो समय पहला जो बच्चा सोचता है कि भई करियर अपॉर्च्युनिटीज़ इंडिया में अगर करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? ख़ास फॉर एग्ज़ाम्पल गुलबर्गा जैसा एक छोटा-सा शहर है, ये कंपेयर टू बैंगलोर और हैदराबाद या फिर बॉम्बे, पुणे काफ़ी छोटा है। अगर यहाँ के लोग ये चाहते हैं ऐसे शहर के कि मैं यहीं पे रहूँ और यहीं पे कुछ कर सकूँ, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है आपके पास? जी, इसके बारे में मेरा जो पहले ओपिनियन है और अब जो है बहुत चेंज हुआ और मैं ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड ओपिनियन ये देना चाह रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के पास कि अभी हम लोग जो लेवल के शहर में जी रहे हैं गुलबर्गा में, यहाँ पे साइकोलॉजी में करियर बनाना मेरा ओपिनियन में बहुत डिफिकल्ट है राइट नाउ। ये अवेयरनेस लेवल वो अभी वो लेवल पे नहीं पहुँचा। तो ना काउंसलिंग ले रहे हैं,
तो क्लाइंट्स आपके पास आना ये बहुत चैलेंजिंग है। जी, क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसलिए लोग आके ओपन अप होना पड़ रहा पूरा। जी, जैसे कि अपने बॉडी को एक्सपोज़ करने की बजाय डॉक्टर को आप अपने माइंड को एक्सपोज़ कर रहे हैं। ये डीपेस्ट फ़ियर्स आपकी इनसिक्योरिटीज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट है। जी, नियरेस्ट सिटीज़ है हैदराबाद, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। जी, इसके अलावा आप टीचिंग भी कर सकते हैं, अगर जो यूनिवर्सिटीज़ बोला वहाँ पे आपको टीचिंग मिल रहा है, डूएबल है। प्रॉब्लम यही है कि जितने कैंडिडेट्स निकल के आएँगे आगे उस हिसाब से नंबर ऑफ पोस्ट कम है। जी, इंडिया की बड़ी सिटीज़ में अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, अब्रॉड में बहुत अच्छा है रेट का। जी। तो अगर आपके प्लान्स उस डायरेक्शन में हैं तो आप हिम्मत करके कर सकते हैं इसे। यानी टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लोग अगर चाहते हैं कि इसमें अपना करियर बनाएँ तो बेटर है वो बड़े शहरों को जाएँ या फ़ॉरेन कंट्रीज़ जाएँ। या जब तक यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट नहीं होता तब तक यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस फ़ेस कर सकते हैं। जी, तो उसके बाद तकरीबन मैं समझता हूँ क्वेश्चन्स पूछे होंगे। आम तौर पर आपको किस तरह के और कुछ सवालात हैं जो पूछे जाते हैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आपको, तो वो बता सकते हैं ना? मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जी, क्योंकि हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, बिल्कुल आके कुछ कल्चरल चीज़ें हैं जो इंटरसेक्ट करती है साइकोलॉजी से। जी, जैसे कि आम तौर पे किसी को कुछ इश्यू हो गया, तो कुछ लोग उसको साइकोलॉजी में प्रॉब्लम बोलते हैं, कुछ लोग रूहानी प्रॉब्लम बोलते हैं। जी, जैसे कि एक पेशेंट को 2 लोग 2 अलग नज़रिए से बोल सकते हो। कुछ लोग स्किज़ोफ्रेनिया बोलेंगे, कुछ लोग जीन चढ़ा बोलते हैं। जी, कुछ लोग उसको ओसीडी बोलेंगे, तो कुछ वसवसा बोलेंगे। जी। राइट, एंजाइनी का भी कुछ और बेचैनी से रिलेटेड वर्ड होगा। तो एक बीमारी को 2 तरीके हैं देखने के, और मैं दोनों को वैलिड समझता हूँ। कई बार दोनों पैरेलल में करना भी अच्छा है। एज़ अ प्रोफेशन तो हम लोग साइंटिफिकली ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, लेकिन एज़ अ मुस्लिम रूहानी भी एक एस्पेक्ट है। जी, लेकिन लोगों को मैं मैसेज ये दूँगा कि जितना जल्दी आप रूहानी इलाज करने जा रहे हैं, आप ये भी कंसिडर करिए कि हो सकता है वो रूहानी नहीं है और सिर्फ साइकोलॉजिकल है। कई बार इसमें भी सॉल्यूशन है। हुँ। यानी कि जो लोग ये समझा जाता है आम तौर पर कि जिन लगा, जिन के असरात हैं, तो वैसे लोगों को तो यहाँ पे ज़्यादातर रूहानी इलाज ही किया जाता है मुस्लिम माशरों में। तो आपका ओपिनियन ये है कि साइकोलॉजिस्ट से भी जाकर आप हाँ। रेफ़र कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम समझते हैं जिन का मामला है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर भी हाँ। प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, या इसमें और एक पर्सपेक्टिव ये है कि एक ही प्रॉब्लम को दोनों पर्सपेक्टिव वैलिड है। हुँ, जैसे कि अगर जिम लगा बोल रहे हो और स्किज़ोफ्रेनिया बोल रहे हैं, तो दोनों में भी आवाज़ें सुनाई देते हैं, कोई चीरे वैसा दिख रहा अच्छा, और ब्ला ब्ला ब्ला। एक इंसान तो पर्सनैलिटी टोटली ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। ये तो एक बार दोनों एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करना बेटर रहेगा। जी, ये हमारे कम्युनिटी के लिए मेरा मैसेज है। जी, अच्छा, अच्छा। और कुछ फेमस प्रॉब्लम्स जो आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट फेस करते हैं जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी है या और कुछ है तो उस बारे में थोड़ा-सा बताइए किस तरह के केसेस रहते हैं? हाँ, तो क्योंकि आप ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम और बीमारी का ज़िक्र करें, मैं इसका बोल के तो कॉमन इस पे आ जाता हूँ। जी, जैसा कुछ लोग देखे होंगे अपरिचित मूवी में, हम लोग बचपन में देखते थे राइट, कि एक इंसान 2 या 3 रूप ले लेता था। जी, ये ऐसा क्लाइंट मैं आपकी इंटर्नशिप में बच्चे को भी मैं खुद देखा सो हूँ। बहुत अजीब वाली केस रहता है, इसमें ये रहता है कि एक इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी एग्ज़िस्ट करते हैं और एक पर्सनैलिटी को दूसरे पर्सनैलिटी के बारे में वो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं तो रहे। अगर आप एक वाले से बात करें तो उन्हें तो होता मैं नॉर्मल हूँ कंप्लीट ही। दूसरे से बात करें तो ऐसा आप तो कंप्लीट अलग हिस्सा है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मारो। जी, जी। ये उतना कॉमन नहीं है तो उतनी प्रिपेयर नहीं, यहाँ पे वो इस तरीके से होता है कि उधार लेने से पहले एक पर्सनैलिटी रहती है, उधार में लेने के बाद एक पर्सनैलिटी हो पहले पहले इसी तरीके का मामला हुआ बेटी। ऐसा हो सकता है। और अगर कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें तो मैं 3-4 बोलूँगा कि सबसे कॉमन जो मैं देखता हूँ एंग्ज़ायटी है। एंग्ज़ायटी ये है कि फ्यूचर के बारे में बार-बार सोचना क्या होता, क्या होता, क्या होता बोल के, और ओवरथिंकिंग करना और उसका फिज़िकल असर होना एंग्ज़ायटी है। जी, नेक्स्ट है डिप्रेशन, जो आमतौर पे लोग जानते हैं कि फ्यूचर को लेके होपलेस यानी नाउम्मीद हो जाना। नाउम्मीद हुई। अपनी खुद की वैल्यू गिराना अपनी नज़र पे, फ्यूचर को लेके नाउम्मीद होना, और जो चीज़ों में आपको मज़ा आता था खाने-पीने में, खेल-कूद में, वो मज़ा आना बंद हो गया है, कम हो गया। तो ये सिम्पटम्स को कंबाइन करके डिप्रेशन बोल सकते हैं। लास्ट में ये बोलूँगा कि ओसीडी, जिसका ज़िक्र ऑलरेडी आ गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, चीज़ों को बार-बार करना और वसवसे आना। जी, जी। तो आमिर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और कुछ अगर कोई पॉइंट्स हैं आपके पास तो आप बता सकते हैं जी कुछ चीज़ें? मैं कुछ पॉइंट्स इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ऑडियंस के सामने रखना चाह रहा था, आपके लिए भी और ज़्यादातर ऑडियंस मेंबर्स के लिए। जी, अगर आप या कोई और रेडी है इस चैलेंज को लेने के लिए साइकोलॉजिस्ट बनने का, तो वो डूएबल फील्ड है। इसमें इनकम का स्कोप भी है सर्टेन एरियाज़ और सर्टेन टाइम पीरियड्स में, तो इसमें अर्निंग पोटेंशियल है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप एज़ ए ह्यूमन
आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपना कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस लेवल। जो मैं अपने आप को इस तो प्रूफ समझता हूँ कि आपका अवेयरनेस कंप्लीटली चाहिए होता है अपने और दूसरों के बारे में। जी, नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप अपने कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं साइकोलॉजिकल, आप उसका चेंज में लीड कर सकते हैं। जी, और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हो रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करने से शर्माइए मत, डरिए मत। इवन कई साइकोलॉजिस्ट हैं जो छोटा एक फ्री सेशन भी देते हैं, डेमो सेशन भी देते हैं। आप बस हेजिटेट मत करिए अप्रोच करने के लिए। जी। हाँ, मेरी तरफ से बस इतना ही था। उम्मीद है आप लोग इस कॉन्स को सीरियसली लेंगे। अगर आपको जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स, तो किस तरह से आपको कांटेक्ट करें? अ, आप इंस्टाग्राम पे वे टू गाइड हो सकते हैं, आमेरिएटर बोल के, और मेरी वेबसाइट भी ameriator.com। स्पेलिंग ज़रा बोल दीजिए। आमिर से मेरा नाम है और आगे इनेटर, इससे टर्मिनेटर है ना, आमिर इनेटर। तो ये हम लोग आगे स्क्रीन पे आके डाल देंगे, तो आप लोग मेरे से कनेक्ट होइए वहाँ के सोशल मीडिया पे। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, आप सवाल देने के लिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम। अभी